YouTube channel. In this video, I am going to teach you about fundamentals of partnership chapter. First of all, I want to welcome all the students to class 12th. So class 12 students, आपका इस साल NPO and redemption of debentures chapter, ये दोनों ही chapters related हैं. Okay, so fundamentals मतलब कुछ होते हैं basics, partnership के basics. पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप को डिफाइन किया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 1932. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पार्टनरशिप क्या होता है? रिलेशन होता है दो या उससे ज़्यादा लोगों के बीच में. ये सबको पता है कि पार्टनरशिप में दो या तो फिर उससे ज़्यादा लोग चाहिए ही होता है. वो एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. किसके प्रॉफिट्स वो लोग शेयर करेंगे? बिजनेस का होना जरूरी है. बिजनेस के प्रॉफिट्स वो लोग शेयर करेंगे. कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इस लाइन का मतलब क्या हुआ? या तो फिर सब मिलके बिजनेस करेंगे या तो फिर कोई एक बिजनेस करेगा, बट उस वो सारे डिसीजंस जो भी वो लेगा, ओके, उसके लिए सब लोग एक्ट करेंगे, यानी कि सब लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, सपोज ए बी सी डी, ठीक है, ये चारों बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बट डिसीजन सारे ए ही लेता है. सारे डिसीजंस ए लेता है, ठीक है, कि हम लोगों को बिजनेस में क्या नया लाना है, बिजनेस के अंदर हमें क्या चेंज करना चाहिए एंड एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये जो भी डिसीजंस लेगा उसके लिए बी सी और डी ये तीनों भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. यही लाइन का मतलब है. कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो फिर ये चारों मिलके बिजनेस करें या तो फिर अगर इनमें से कोई एक बिजनेस कर रहा है ना, उसके रिस्पॉन्सिबल बी सी और डी चार तीनों रहेंगे. ओके, इसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट फीचर है टू और मोर पर्सन. पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए. ऐसा किसने बोला है कि मिनिमम दो तो होने ही चाहिए, बिकॉज जिसमें खाली एक इंसान काम करता है उस बिजनेस को हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जो हम लोगों ने क्लास 11th में उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ा था. ओके, सो मिनिमम में 2, मैक्सिमम में 50. मैक्सिमम 50 किसने डिफाइन किया हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50. उसके बाद आता है एग्रीमेंट. एग्रीमेंट जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक ओरली एग्रीमेंट और सेकेंड रिटन एग्रीमेंट. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि उनके पास एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए. कंपनीज प्रिस्क्राइब करती है कि उनके पास एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए. रिटन एग्रीमेंट क्यों होना चाहिए? बिकॉज ओरल एग्रीमेंट में हम लोग कोई भी डिस्प्यूट्स हो उसको इजीली सॉल्व नहीं कर सकते. मतलब कि सपोज ए बोल रहा है और बी है, ठीक है, ए बोल रहा है कि मेरा रेशियो 3 है, बी बोल रहा है नहीं तुम्हारा रेशियो 2 है. ओके, सो अगर हमारे पास एक रिटन एग्रीमेंट होगा तो हम लोग डिस्प्यूट्स को इजीली सॉल्व कर देंगे, क्योंकि उस रिटन एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा कि ए का रेशियो कितना है. इससे हमें पता चल जाएगा कि ए का रेशियो कितना है. ठीक है, ए का रेशियो पता चल जाएगा तो उससे क्या हो जाएंगे? डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो जाएंगी. बट एट द सेम टाइम अगर हमारे पास ओरल एग्रीमेंट होगा तो हम लोग ना डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर पाएंगे, ना हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी. सो बेटर है कि हमारे पास एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए. एक और चीज़, रिटन एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रिटन एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड. उसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग, यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर हमें जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो हम लोग को उसको एक एग्रीड रेशियो में बांटना चाहिए. इवन जो लॉसेस होते हैं उनको भी एक एग्रीड रेशियो में बांटना चाहिए. उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, यानी कि कोई भी पार्टनरशिप चलाने के लिए, कोई भी पार्टनरशिप में अगर आना है तो हमारे पास एक बिजनेस का होना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने और मेरी एक फ्रेंड ने, हम दोनों ने मिलकर प्लॉट खरीदा. ओके, जॉइंटली हम लोगों ने एक मिलकर प्लॉट खरीदा. बट अगर उस प्लॉट पे हम लोग कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप बोल सकते हैं. बट वो हम लोगों ने प्लॉट खरीद के ऐसे ही रख दिया, ठीक है, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी. ठीक है, तो बिजनेस का होना जरूरी है तो ही वो पार्टनरशिप कहलाएगा. एंड सेकेंड इज प्रॉफिट मोटिव. प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है. बिजनेस तो एक होता है कि सोशल वेलफेयर के लिए हम लोग कर रहे होता है, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए करते, जैसे कि कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज़. चैरिटेबल एक्टिविटीज़ पार्टनरशिप नहीं बोली जाती. क्यों नहीं बोली जाती? बिकॉज उसके अंदर हमें प्रॉफिट जनरेट नहीं होता. प्रॉफिट जनरेट नहीं होता इसलिए उसको पार्टनरशिप नहीं बोला जाता. बिजनेस होना चाहिए और प्रॉफिट भी होना चाहिए तो ही वो एक पार्टनरशिप बोली जाती है. उसके बाद आता है म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी में दो वर्ड्स हैं, एक प्रिंसिपल, एक एजेंट.
प्रिंसिपल और एजेंट कैसे वर्क करता है? सबसे पहले इन दोनों के रिलेशनशिप को ही हम लोग म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। किसी किसी में लिखा होगा रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, एंड किसी बुक में लिखा होगा म्यूचुअल एजेंसी। ओके, सो प्रिंसिपल और एजेंट, सपोज ए, बी और सी, ये तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू सम रीजंस बी जो है ऑफिस नहीं आ पाया, तो बी ने क्या बोला कि मेरे बिहाफ पे ए और सी तुम दोनों आज काम कर देना, ठीक है। तो जो ए और सी हुए वो क्या हो गए? एजेंट हो गए। क्यों? क्योंकि वो किसी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो बोल रहा है कि तुम लोग मेरे बिहाफ पे काम करना, यानी कि वो खुद काम नहीं कर रहा, वो किसी और से अपना काम करवा रहा है। तो जो इंसान खुद काम नहीं करता और किसी और से अपना काम कराता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। सपोज मैं और आप, हम दोनों पार्टनर्स, ओके। सो ड्यू टू सम रीजंस आप भी नहीं आ पाए ऑफिस, तो मैं आपके बिहाफ पे काम करूंगी। मैं आपके बिहाफ पे काम कर रही हूँ तो मैं आपकी क्या हुई? एजेंट हुई। एंड आप मेरे क्या हुए? प्रिंसिपल हुए। सो ये जो होता है इस पूरे रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। उसके बाद आता है 6 कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सेम लाइन जो यहाँ पे मैंने बताई, कैरिड ऑन बाय ऑल यानी कि सब लोग मिलकर काम करेंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल यानी कि कोई एक काम करेगा बट उसके हर एक डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल सारे पार्टनर्स रहेंगे। नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस क्या बोलता है कि फर्म और पार्टनर्स दोनों सेम है, बट इसके अंदर भी दो कॉन्सेप्ट है, एक होता है अकाउंटिंग, एक होता है लीगल। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि फर्म का अकाउंट और पार्टनर्स का अकाउंट, ये दोनों को अलग अलग बनाना चाहिए और ये दोनों एक दूसरे से अलग है। बट लीगल कॉन्सेप्ट बोलता है, अगर कोई लॉ बोलता है कि फर्म और पार्टनर्स दोनों सेम है, बिकॉज अगर कोई भी केस फाइल करने की बात हुई या केस किसी हम लोगों ने, हम पे किसी ने कर लिया, ओके, तो उसमें हम दोनों एक दूसरे को अलग नहीं मान सकते, ओके, तब फर्म और पार्टनर्स दोनों सेम है। Okay, so अब हम लोग पढ़ेंगे what is partnership deed. It is a written agreement among the partners which contains the terms and conditions of business. It is also known as articles of partnership. Written agreement होता है पार्टनर्स के बीच में जिसके अंदर बिजनेस के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होते हैं। उसका सेकंड नेम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या होता है? नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म्स एंड पार्टनर्स, फर्म और पार्टनर्स दोनों का नाम और उनकी एड्रेस, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस कहाँ लोकेटेड है, किस टाइप का बिजनेस हम लोग चला रहे हैं, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये लिखा हुआ होता है पार्टनर्स की सैलरी कितनी रहेगी, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हमारा हर एक पार्टनर ने कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर, उसको बोलते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, वो भी लिखा हुआ होता है। बैंक अकाउंट फर्म के नाम पे होगा या पार्टनर्स के नाम पे होगा, वो लिखा हुआ होता है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या रहेगा। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप हमारी कब स्टार्ट हुई थी। अकाउंटिंग पीरियड हम लोग कौन सा फॉलो कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लोन्स, कैपिटल एक्सेट्रा, ड्रॉइंग्स पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, लोन जो होगा उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, जो भी हम लोगों ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है कितना उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड द राइट्स ऑफ पार्टनर्स। ओके, फर्स्ट बेनिफिट क्या है पार्टनरशिप डीड का? इट शोज द राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर के राइट के बारे में बताती है, उसको ड्यूटीज, उसकी ड्यूटीज के बारे में बताती है और उसकी लायबिलिटी के बारे में बताती है। हेल्प्स टू अवॉइड डिस्प्यूट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं या पार्टनर्स के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो लोग सॉल्व कर सकता है इजिली। ऑल्सो एक्ट्स एज एन एविडेंस, प्रूफ की तरह भी एक एक्ट कर दिया ये। डिस्प्यूट्स कैन बी सेटल्ड इजिली इफ पार्टनरशिप डीड इज मेंटेन्ड, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड है तो हम लोग इजिली सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फर्स्ट है पीएसआर। पीएसआर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमारा पीएसआर क्या रहेगा? इक्वल। इंटरेस्ट, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आईओडी यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा वर्क पे कोई भी सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, आईओएल, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम लोगों को लोन मिलेगा, लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ओके, सो ये जो है पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस, अगर नहीं है हमारे पास पार्टनरशिप डीड तो उसके अंदर हम लोग को ये सब चीजें देखनी है। क्या होगा? पीएसआर इक्वल रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं मिलेगा, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6% पर एनम पे मिलेगा। और इसी जगह हमारे पास पार्टनरशिप डीड होती तो हम लोग का इंटरेस्ट ऑन लोन जितना दिया हुआ होता, कितना इंटरेस्ट देना, सपोज 12% पर एनम दिया हुआ होता पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो तब हमें 6% नहीं देना, तब हमें 12% ही देना। पार्टनरशिप डीड नहीं है
तो ही इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम दिया है। पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड है तो हम लोग को जो पार्टनरशिप डीड में जितना इंटरेस्ट लिखा हुआ होता है उतना ही देना है। पार्टनरशिप डीड नहीं है, वापस रिपीट कर रही हूँ, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम देना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। राइट्स ऑफ पार्टनर्स, फर्स्ट पार्टनर की राइट है वो है राइट टू पार्टिसिपेट। बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें उसको पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट है। राइट टू बी कंसल्टेड, डिसीजन मेकिंग हो रहा है हमारे फर्म के अंदर तो हमें उस हर एक पार्टनर से कंसल्ट करना चाहिए, उसका ओपिनियन जानना चाहिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहिए कि उस डिसीजन को लेकर उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। राइट टू नॉट अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर एक पार्टनर ने भी मना कर दिया कि वो न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं करेगा तो फिर जो न्यू पार्टनर एडमिशन के लिए आया उसका एडमिशन नहीं होगा। सपोज ए, बी और सी ये तीनों एक पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं, डी को भी हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में ज्वाइन होना है, बट ए ने बोला हाँ आ जाओ, बी ने बोला आ जाओ, बट सी ने अगर बोला कि नहीं तुम नहीं आओगे तो इस पार्टनर का एडमिशन बिल्कुल नहीं होगा। ओके, सो ये उसकी पूरी राइट है सी की कि वो किसी भी पार्टनर का एडमिशन रोक सकता है, वो नहीं होगा। राइट टू रिटायर आफ्टर गिविंग द प्रॉपर नोटिस, कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है प्रॉपर नोटिस देकर, प्रॉपर नोटिस देने के बाद ही वो इजीली रिटायर हो सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, यानी कि उसकी एक पूरी राइट है कि वो बुक्स जो होती है अकाउंट्स की उसको पूरा अच्छे से एनालाइज करे और उसकी एक कॉपी अपने पास रख सकता है, वो उसकी पूरी अच्छे से राइट है। राइट टू गेट द शेयर इन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स के अंदर अगर वो काम कर रहा है ठीक है तो हर एक पार्टनर की राइट होती है कि वो भी अपना शेयर जो है प्रॉफिट में उसको भी मिलना चाहिए। ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के बारे में। ये एक्ट क्यों लाया गया था, बिकॉज पार्टनरशिप और कंपनीज दोनों में कुछ डिसएडवांटेजेस थे, तो उन डिसएडवांटेजेस को हटा के उन दोनों के बेनिफिट्स को मिलाकर ये एक एक्ट लाया गया। और पार्टनरशिप के अंदर क्या डिसएडवांटेजेस थे, पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स थे उनकी लायबिलिटी बहुत अनलिमिटेड थी, उनको लोन को रीपे करने के लिए अपने पर्सनल एसेट्स तक दे देने पड़ते थे। ओके, सो वो एक डिसएडवांटेज हटा के उन लोगों ने एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट चालू किया, यानी कि पार्टनर्स ने जितनी लायबिलिटी ली है उतनी ही उनको पे करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा नहीं। ओके, सो इट इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस, एक अल्टरनेटिव है कंपनीज और पार्टनरशिप दोनों का, विच इंक्लूड्स द बेनिफिट्स ऑफ कंपनीज के बेनिफिट्स और पार्टनरशिप के बेनिफिट्स एंड विद फुल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस पूरे एक्ट को बनाया गया है। फीचर्स में फर्स्ट फीचर है परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि यहाँ पे पार्टनर की कोई भी डेथ हो जाए या रिटायर हो जाए, यहाँ पे इस कंपनी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी। सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पे फर्म और पार्टनर्स दोनों एक दूसरे से फुल अलग होते हैं। कैन हैव इट्स ओन एसेट्स इन इट्स ओन नेम, यहाँ पे जो भी एसेट्स होते हैं वो फर्म के खुद के नाम पे, उसकी खुद की आइडेंटिटी है इसलिए उसके खुद के नाम पे उसके एसेट्स होते हैं। ओके, नो पार्टनर इज लायबल फॉर द अनऑथराइज्ड एक्शंस ऑफ द अदर पार्टनर्स, यहाँ पे अगर कोई भी एक पार्टनर से गलती हो जाती है तो उस गलती का रिस्पॉन्सिबल सारे पार्टनर्स नहीं होते। पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि अगर किसी एक इंसान की गलती हो जाती है तो सारे पार्टनर्स उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सब लोग उस चीज से सफर करते हैं। बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में ऐसा है कि अगर किसी एक पार्टनर से गलती होती है तो उसे ही सफर करना पड़ता है, वही एक रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आता है रजिस्टर्ड बॉडी, एक रजिस्टर्ड बॉडी होती है कौन से एक्ट के अंडर, अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू एलएलपी, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो एलएलपी पे अप्लाई नहीं हो सकता। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच के डिफरेंस के बारे में। यहाँ पे पार्टनरशिप को कौन गवर्न करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एलएलपी को गवर्न करता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होती है, बाय कॉन्ट्रैक्ट, एलएलपी क्रिएट होता है बाय लॉ। पार्टनरशिप के अंदर फर्म और पार्टनर्स दोनों अलग सेम है और एलएलपी के अंदर दोनों अलग अलग है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, उनके पर्सनल एसेट्स तक भी चले जाते हैं लोन को रीपे करने के लिए। एलएलपी के अंदर पार्टनर्स के पास लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जितनी उन लोगों ने लायबिलिटी ली है उतना ही वो लोग पे करते हैं। पार्टनरशिप के अंदर डू नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि यहाँ पे रिटायरमेंट और डेथ, पार्टनर्स की कोई भी रिटायरमेंट हो जाता है या कोई भी किसी की भी डेथ हो जाती है तो उसकी जो कंटिन्यूटी है, पार्टनरशिप फॉर्म की जो कंटिन्यूटी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। बट एलएलपी में ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं, एलएलपी के अंदर मिनिमम 2 मैक्सिमम जितने भी चाहे उतने रह सकते हैं, उसकी लिमिट नहीं होती। C has advanced loan of rupees 1 lakh to the firm. The firm does not have any partnership deed. Is C going to receive interest on loan and if yes, that how much? यानी कि
सी ने एडवांस किया है फर्म को 1 लाख रुपीज लोन, ओके, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, ओके, तो क्या उसको लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना परसेंट और कितना अमाउंट मिलेगा, ये आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस and press the bell icon to get updated whenever I post my new videos. Meet you in the next video. Bye.